अस्सलामु अलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेट नंबर 2। अगर आपको हमारे किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए एंड वहां पे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड ऐप का नाम है शहजार क्लासेस। हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है क्विक रिवीजन सीरीज फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। इस सीरीज में मैंने खुद 500 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। हमारी ऐप पे मॉक टेस्ट्स अवेलेबल हैं फॉर पटवारी, वीएलडब्ल्यू, स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट। FAA के लिए भी 3 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल हैं। ऑल दीज मॉक टेस्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय टॉपर्स ऑफ डिफरेंट JKSSB एग्जाम्स। हमारी टीम में 4 मेंबर्स हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव क्वालिफाइड JKSSB एग्जाम्स विद टॉप रैंक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड ए न्यू मिष्टी स्कीम। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक नई स्कीम अनाउंस की है जिसका नाम है मिष्टी स्कीम। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से यह स्कीम किसके रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनग्रोव्स। ये जो मिष्टी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। एक बार फिर से, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर मेरे पास यहां पे है 1 हेक्टेयर ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट्स एंड यहां पे है 1 हेक्टेयर ऑफ टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट्स। ये जो 1 हेक्टेयर ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट्स हैं, दे कैन स्टोर अप टू 10 टाइम्स मोर कार्बन एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट्स। यानी कि मैनग्रोव फॉरेस्ट स्टोर अप टू 10 टाइम्स मोर कार्बन पर हेक्टेयर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट्स। ठीक है, एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो टोटल मैनग्रोव कवर है इंडिया का वो कितना है? नोट कीजिए, 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, जो कि बनता है 0.15% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये एक रिवर है, ठीक है, यानी कि ये है यहां पे एक लोटिक इकोसिस्टम, एंड यहां पे अगर ये लैंड है, यह है एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जहां पे 2 इकोसिस्टम मिलते हैं, यानी कि जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर इकोसिस्टम्स, इस जोन ऑफ जंक्शन को हम कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इकोटोन। इकोटोन, इट इज द जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है इकोटोन की? इसकी एग्जांपल है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड किन 2 इकोसिस्टम्स का जंक्शन होता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। एक और एग्जांपल है एस्चुरी। एस्चुरी इज द जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम। एक और एग्जांपल है रिवर बैंक, एंड एक एग्जांपल है मैनग्रोव इकोसिस्टम। दैट मीन्स ये जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। एंड इकोटोन मैंने क्या बोला? इट इज द जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर इकोसिस्टम्स। 2 या 2 से ज्यादा इकोसिस्टम्स का जो जंक्शन होता है उसको हम कहते हैं इकोटोन। एंड ये जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। ये भी आपको यहां पे याद रखना है, ये जो लोटिक इकोसिस्टम है, यहां पे अलग तरह की स्पीशीज होती हैं। ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यहां पे आपको अलग तरह की स्पीशीज मिलेंगी, लेकिन ये जो इकोटोन है इसमें टोटली डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, एंड वो होती हैं बिकॉज ऑफ एज इफेक्ट। ये आपको सब याद रखना है। ये भी याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022, या जिसका एक और नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, ये कहां पे हुई? ये हुई इजिप्ट के एक शहर में
जिसका नाम है शर्म अल शेख। COP27 के टाइम पे हुआ यह था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया, इन्होंने एक अलायंस अनाउंस की थी जिसका नाम था मैनग्रू अलायंस फॉर क्लाइमेट। मैनग्रू अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसको अनाउंस किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया ने COP27 के टाइम पे, एंड इंडिया ने इस अलायंस को ज्वाइन किया है, मैनग्रू अलायंस फॉर क्लाइमेट। एक और अलायंस जो आपको याद रखनी है, जो हाल ही में न्यूज में थी, जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसको स्टार्ट किया है किसने? इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील। इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील ने एक अलायंस स्टार्ट की है जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। चलिए करते हैं। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेड हेडेड vulture was seen here for the first time since 2017. Kishtwar High Altitude National Park, snow leopard was recently seen here. Yellowstone National Park, it is located in the United States of America. And Muddumalai National Park, the Elephant Whisperers documentary was shot here. That means 1 का आएगा C, 2 का आएगा D, 3 का आएगा A and 4 का आएगा B. This is the correct answer. ये जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। कुछ पार्ट इसका हरियाणा में भी है, लेकिन आप दिल्ली याद रखिएगा। किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। येलोस्टोन नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड हाल ही में इस नेशनल पार्क की 151st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ठीक है, एंड मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जिस डॉक्यूमेंट्री को हाल ही में ऑस्कर अवार्ड मिला, उसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, एंड इस डॉक्यूमेंट्री को कहां पे शूट किया गया था? मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी wore the jacket made from recycled plastic bottles during the parliament session. It has been made by which of the following companies under its unbottled initiative? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जैकेट पहनी जिसको रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल से बनाया गया था। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इस जैकेट को किस कंपनी ने बनाया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IOCL। ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, इसकी एक ओवरसीज आर्म भी है जिसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड। यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक डेट आपको याद रखनी है, वो डेट है जुलाई 28, 2023। इस डेट को जो अर्थ है, इसने विटनेस किया प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे का मतलब क्या हुआ? 28 जुलाई 2023 ऐसा दिन था जब अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। यानी कि दुनिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कम पड़ गया एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। यानी कि अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इस दिन को ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिया के केस में आपको डेट याद रखनी है, जनवरी 6, 2023। यह है इंडिया का प्लास्टिक ओवरशूट डे। ठीक है, प्लास्टिक ओवरशूट डे का मतलब अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा हुआ इस दिन को एज कंपेयर टू दी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया कि विच कंपनी इज दी वर्ल्ड टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर, उस क्वेश्चन का आंसर होगा कोका कोला कंपनी। कोका कोला कंपनी दुनिया की ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाती है। अगर हम कंट्रीज के हिसाब से बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना एंड इंडिया, these 3 countries are the top plastic waste producing countries in the world.
ठीक है। Recently, scientists from which of the following countries have developed a sniffing robot which uses the antenna of a locust to diagnose disease and improve security checks? हाल ही में किस कंट्री के साइंटिस्ट्स ने एक स्निफिंग रोबोट डेवलप किया है जो एक एंटेना का यूज करके डिजीजेस को भी डायग्नोज करता है एंड सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। ये जो चाइना है ये अपना एक स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है जिसका नाम है टियानगोंग। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यह है 5 स्पेस एजेंसीज का प्रोजेक्ट जिसमें आते हैं नासा, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड रॉसकॉस्मोस। Roscosmos, it is the space agency of Russia. JAXA, it is the space agency of Japan. इसकी full form है Japan Aerospace Exploration Agency. And NASA, it is the space agency of USA. इसकी full form है National Aeronautics and Space Administration. NASA ने हाल ही में यह कहा कि यह जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, आए रोज इसमें कोई ना कोई खराबी आ जाती है। इसीलिए इन द ईयर 2031 हम इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्रैश कर देंगे इन पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में एक पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट नीमो। इट इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम लैंड। जमीन से सबसे दूर यह पॉइंट है पॉइंट नीमो इन पैसिफिक ओशियन। यहीं पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्रैश कर दिया जाएगा, यानी कि गिरा दिया जाएगा। यह जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इट इज ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। कहां पे? इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। एंड यहां पे इन 5 कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स हैं एंड दे आर कैरिंग आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे याद रखिए, जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहां पे हाल ही में रेड रॉबिन टमेटोज को ग्रो किया गया अंडर एन एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था वेज 5 एक्सपेरिमेंट। ठीक है। असल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम है जिसका नाम है वेजी। इसी वेजी में इन रेड रॉबिन टमेटोज को ग्रो किया गया। उसके बाद इन टमेटोज को जिस स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से जमीन पे भेजा गया उसका नाम था ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। एंड ये जो स्पेसक्राफ्ट है ड्रैगन, ये किसका है? ये है स्पेस एक्स कंपनी का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। जो नेशनल साइंस डे है ये हर साल किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 ऑफ फरवरी। जो नेशनल साइंस डे 2023 सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अगर आपसे पूछा जाए 108th इंडियन साइंस कांग्रेस इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। यहीं पे 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई। इस इवेंट की थीम क्या थी? इस इवेंट की थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन्स एम्पावरमेंट। एक बार फिर से, थीम ऑफ 108th इंडियन साइंस कांग्रेस वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 109th इंडियन साइंस कांग्रेस 2024 इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। Recently, which of the following organizations has introduced the global greenhouse monitoring infrastructure? हाल ही में इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर
1950। इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। हाल ही में इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए एंड उनका नाम है अब्दुल्ला अल मैंडोस। ही इज फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस आप यहां पे याद रखिए। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या जिसको हम कहते हैं लाफिंग गैस, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, etc etc। These are some of the important greenhouse gases। एक बार फिर से, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। These are some of the important greenhouse gases। ये जो ओजोन है इसकी दो टाइप्स हैं, एक है गुड ओजोन, एक है बैड ओजोन। जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन अवेलेबल है वो है गुड ओजोन। क्यों? बिकॉज दैट ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। लेकिन जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन अवेलेबल है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, या जिसका एक और नाम है बैड ओजोन, या जिसका एक और नाम है ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है। एंड यही बैड ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या ग्राउंड लेवल ओजोन एक्ट करती है एज ग्रीन हाउस गैस। यह भी आपको याद रखना है कि N2O इज अ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैस। अगर एग्जाम में दिया हो NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ना तो यह ग्रीन हाउस गैस है ना तो यह ग्रीन हाउस गैस है। इन दोनों को हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस हीट एंड सनलाइट, ये जब मिलते हैं ये बनाते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस हीट एंड सनलाइट, ये बनाते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि फिर बाद में एक्ट करता है एज ग्रीन हाउस गैस। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ओजोन है ये एटमॉस्फेयर में सीधा सीधा एमिट नहीं हुआ था। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट, तब जाके ये ओजोन बना। इसका मतलब ये जो ओजोन है ये है एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये कब बनी थी ऑर्गेनाइजेशन? ये बनी थी इन द ईयर 1988 एंड इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? इसके हेडक्वार्टर हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इन द ईयर 1972। इसके हेडक्वार्टर हैं नाइरोबी, केनिया। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कौन है? इंगर एंडरसन। यह भी याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इन द ईयर 1992 एंड इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? बॉन, जर्मनी। एंड अभी मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022, या जिसका एक और नाम है COP27, यह कहां पे हुई? इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 है 2023, यह कहां पे होगी? यह होगी दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Recently, which of the following countries has inaugurated the Green Sand project to store carbon dioxide, becoming the first country in the world to bury carbon dioxide imported from abroad? हाल ही में किस कंट्री ने एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के अंडर ये क्या करेंगे?
ये इंपोर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अब्रॉड, उसके बाद उसको ओशन में बेरी करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। यानी कि प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड किस कंट्री का है? ये है डेनमार्क का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां पे आपको एक प्रोसेस समझनी है जिसका नाम है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करना एंड फिर स्टोर करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। एंड जो चीज फिर इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे या स्टोर करे उसको हम कहते हैं कार्बन सिंक। एंड एग्जांपल्स ऑफ कार्बन सिंक क्या क्या हैं? ओशियन, soil, forest, etc. All these are examples of carbon sinks. ठीक है, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है कि द कार्बन दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं ब्लू कार्बन। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, यह हुआ था इन द ईयर 2011। चिरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, यह हुआ था 1986। 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर, यह हुआ था इन द ईयर 1979। विंड स्केल न्यूक्लियर डिजास्टर, यह हुआ था 1957। दैट मीन्स 1 का आएगा डी, 2 का आएगा ए, 3 का आएगा बी एंड 4 का आएगा सी। यह है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर 2011, चिरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर 1979, विंड स्केल न्यूक्लियर डिजास्टर 1957। एक और न्यूक्लियर डिजास्टर आप याद रखिए, वो है किश्तम न्यूक्लियर डिजास्टर। यह भी हुआ था कब? 1957। यह जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर है यह हुआ था इन जापान। ठीक है, चिरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर यह हुआ था इन यूएसएसआर। 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर यह हुआ था इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विंड स्केल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था इन यूनाइटेड किंगडम एंड किश्तम न्यूक्लियर डिजास्टर यह भी हुआ था कहां पे? यूएसएसआर। यहां पे अब आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखनी है। वो क्या है? ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर है जो हुआ था जापान में इन द ईयर 2011, इसका जो रेडियो एक्टिव वाटर है इस फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर का, उसको ट्रीट करके रिलीज किया जाएगा कहां पे? इनटू पैसिफिक ओशियन। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपको याद रखनी है। यानी कि ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर ऑफ फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर विल बी रिलीज्ड इनटू पैसिफिक ओशियन। ये डेट्स याद रखिएगा। रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश a green and self-powered desalination plant in which of the following states/union territories? हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि वो एक ग्रीन एंड सेल्फ पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट लगाएगा। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कहां पे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये जो डिसैलिनेशन प्लांट है इट विल बी इक्विप्ड विद आरओ टेक्नोलॉजी। जो सी वाटर है इसको अगर हम डिसैलिनेट करेंगे, यानी कि इसमें जो सॉल्ट्स होते हैं अगर उनको हम बाहर निकालेंगे तो जो वाटर हमें मिलेगा वो होगा पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब ऐसा वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, सी वाटर में से अगर हमें सॉल्ट्स को रिमूव करना है तो हमें किस टेक्नोलॉजी का यूज करना है? आरओ टेक्नोलॉजी, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी। ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। यहां पे देखिए, यह है मेरे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
यहां पे है ये वाटर, ठीक है, यहां पे भी है ये वाटर। ठीक है, ये है सॉल्यूट जो मैंने वाटर में डिसॉल्व किया है। ठीक है, ये है इस तरफ सॉल्यूट जो मैंने वाटर में डिसॉल्व किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप क्या देखोगे, आप देखोगे यहां पे है लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे है मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यह है सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यह है सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि यहां पे है मोर सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे है लेस सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने ऐसा सेटअप तैयार किया, यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा ये कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप नाम दे सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन आप इसको बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपने ऐसा सेटअप तैयार किया, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन वाया दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस ऐसी प्रोसेस होती है इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑकर्स, एंड पार्टिकल्स कहां से कहां जाते हैं, फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, अब अगर मैंने इस तरफ इतना प्रेशर अप्लाई किया कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं इनकी मूवमेंट रुक गई, दैट मीन्स मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, उस मिनिमम प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यह समझ में आ गया, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर मैंने इस तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, उससे होगा क्या, उससे होगा यह कि अब सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएंगे किस तरफ, टू ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि ऑस्मोसिस में होता यह था कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते थे फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जैसे ही मैंने इस तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस का हमने बिल्कुल उल्टा किया। ठीक है, आई होप ये आपको अब समझ आ गया होगा। Recently, Asia's largest 4-meter international liquid mirror telescope has been inaugurated in which of the following states/union territories? हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेट किया गया, आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कहां पे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस, एंड ये जो कैंपस है ये किसका पार्ट है, ये है एरीज का पार्ट। एरीज की फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। एरीज की फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इन 4 स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है रिसेंटली बुरुंडी हैज डिक्लेयर्ड इट्स फर्स्ट पोलियो आउटब्रेक इन 30 ईयर्स। दूसरा स्टेटमेंट है नेशनल वैक्सीनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of March एवरी ईयर। तीसरा स्टेटमेंट है रिसेंटली
घाना हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू हैव अ फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग mRNA वैक्सीन्स। चौथा स्टेटमेंट है रिसेंटली फिनलैंड हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंड बैटरी। जो पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, चौथा स्टेटमेंट यह भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है एंड यही हमारा आंसर है। यह जो पोलियो है यह एक वायरल डिजीज है एंड जो वायरस पोलियो स्प्रेड करता है उसका नाम है पोलियो वायरस। पोलियो के लिए दो वैक्सीन्स आपको याद रखनी है, एक है साल्क वैक्सीन, एक है सबिन वैक्सीन। यह जो साल्क वैक्सीन है इसको बनाया है जोनास साल्क ने एंड ये जो सबिन वैक्सीन है इसको बनाया है एल्बर्ट ब्रूस सबिन ने। ये जो सबिन वैक्सीन है यह है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जो साल्क वैक्सीन है यह है इंट्रामस्कुलर वैक्सीन। जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of March एवरी ईयर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पे घाना नहीं है, यहां पे है रुवांडा। जो रुवांडा है यह बनी है पहली अफ्रीकन कंट्री टू हैव अ फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग mRNA वैक्सीन्स। और जो फिनलैंड है इसने इंस्टॉल की है वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंड बैटरी। यह स्टेटमेंट भी सही है। जो फिनलैंड है इसको कहा जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स। यूरोप की एक और कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क को कहा जाता है कंट्री ऑफ विंड्स। यूरोप की ही एक कंट्री है जिसका नाम है नॉर्वे। यह जो नॉर्वे है इसकी एक कंपनी है जिसका नाम है नॉरलैंड। इस नॉरलैंड कंपनी ने हाल ही में वर्ल्ड की पहली फेरी बनाई है जो रन करती है ऑन लिक्विड हाइड्रोजन। नॉर्वे की एक कंपनी है जिसका नाम है नॉरलैंड। नॉरलैंड ने वर्ल्ड की पहली फेरी बनाई है जो रन करती है ऑन लिक्विड हाइड्रोजन एंड उस फेरी का नाम है MF हाइड्रा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। रिसेंटली अर्थ आवर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन March 25, 2023। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। हाल ही में अर्थ आवर को सेलिब्रेट किया गया ऑन 25 of March 2023। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से ये जो अर्थ आवर है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये जो अर्थ आवर है इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च एवरी ईयर। ठीक है, एंड अपनी अपनी कंट्री के लोकल टाइम के हिसाब से 8:30 से 9:30 तक 1 घंटे के लिए लाइट्स को बंद किया जाता है एंड इट इज द इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, यानी कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ WWF। ठीक है, स्टार्ट कब किया गया था? यह अर्थ आवर स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2007 एंड इस साल इसकी थीम क्या थी? इस साल इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इन द ईयर 1961। इसके हेडक्वार्टर हैं ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहां पे भी इन चार स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहला स्टेटमेंट है रेबीज डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, यानी कि रेबीज एक वायरल डिजीज है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ द देसी ब्रीड गिर हैज बीन नेम्ड यमुना। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।
दैट मीन्स तीसरा स्टेटमेंट भी सही है एंड चौथा स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ये जो रेबीज डिजीज है ये एक वायरल डिजीज है, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, एंड मोस्टली इट इज कॉज्ड बाय डॉग बाइट। ठीक है। जो रेबीज का पहला वैक्सीन है वो किसने बनाया? वो बनाया लुइस पास्चर ने। यानी कि रेबीज वैक्सीन किसने बनाया? लुइस पास्चर ने। ये जो लुइस पास्चर है इसने एक और चीज दी है जिसको हम कहते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, जिसको हम कहते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। यानी कि जो मिल्क है इसमें बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने के लिए लुइस पास्चर ने एक मेथड दिया जिसको हम कहते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इसने कहा कि पास्चराइजेशन के दो तरीके हैं। एक होता है मिल्क को हीट करना एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है मिल्क को हीट करना एट 71.7 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के दो तरीके हैं। एक तो मिल्क को हीट करना एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, या तो मिल्क को हीट करना एट 71.7 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। ये दोनों पास्चराइजेशन के मेथड्स हैं। ये वाला जो मेथड है इसको हम कहते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चराइजेशन। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चराइजेशन। एंड जो ये वाला है इसको हम कहते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन। ठीक है। इंडिया की पहली क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ द देसी ब्रीड गिर, उसका नाम रखा गया है यमुना नहीं, उसका नाम रखा गया है गंगा। ठीक है। फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू बी अवॉर्डेड द आयुपैक 2023 डिस्टिंग्विश्ड वुमन इन केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग इज ज्योतिर्मयी मोहंती। यह स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है रिसेंटली फेरोमोसा हैज बीन डिस्कवर्ड इन सिंगापुर एंड ये एक कॉकरोच की स्पीशीज है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड पश्मीना गोट, उसका क्या नाम था? उसका नाम था नूरी, एंड इसी साल मार्च महीने में इसकी डेथ हुई। इसकी एज थी 11 इयर्स ओल्ड। ठीक है। एंड ये जो वर्ल्ड की पहली क्लोन्ड पश्मीना गोट जिसका नाम था नूरी, इसको किसने प्रोड्यूस किया था? इसको प्रोड्यूस किया था शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने। ठीक है, यह आपको याद रखना है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। रेड एल्गी, इसका नाम है रोडोफाइटा। ग्रीन एल्गी, इसका नाम है क्लेमेडोमोनास। एंड ब्राउन एल्गी, इसका नाम है सरगैसम। दैट मीन्स 1 का आएगा डी, 2 का आएगा सी, 3 का आएगा बी एंड 4 का आएगा ए। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, रेड एल्गी रोडोफाइटा, ग्रीन एल्गी क्लेमेडोमोनास एंड ब्राउन एल्गी सरगैसम। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ एल्गी, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ फंगाई, इसको कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है। एंड सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, इसको हम कहते हैं लाइकन। ठीक है। सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, उसको हम कहते हैं लाइकन। ये जो लाइकन है इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ये जो लाइकन है इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। कैसे? बिकॉज ये इंडिकेट करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर। अगर ये किसी जगह प्रेजेंट होंगे इसका मतलब वहां पे जो हवा है वो साफ है, एस्पेशली वहां पे जो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है वो नहीं है। ठीक है। अब अगर ये किसी जगह एब्सेंट होंगे इसका मतलब वहां पे जो हवा है वो साफ नहीं है, एस्पेशली वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है।
यानी कि जहां पे ये प्रेजेंट होंगे वहां पे एयर क्वालिटी अच्छी है, यानी कि वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन नहीं है। जहां पे लाइकेन्स एब्सेंट होंगे वहां पे एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी कि वहां पे है सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। इसीलिए लाइकेन्स को कहा जाता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। एंड ये जो लाइकन है ये किस चीज की एग्जाम्पल है? ये है एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, यानी कि जो एल्गी एंड फंगाई हैं दे आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि एल्गी को फायदा होता है फंगाई से एंड फंगाई को फायदा होता है एल्गी से। इसीलिए ये जो लाइकन है ये एग्जाम्पल है किसकी? म्यूचुअलिज्म की। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है कि अगर कोई वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाता है, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से इस वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। दैट मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जिसकी वजह से हमें एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है, यानी कि एल्गी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, अब अगर किसी वाटर बॉडी में यूट्रॉफिकेशन हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा यह कि आफ्टर सम टाइम सम एल्गी विल डाई, कुछ टाइम बाद कुछ एल्गी खत्म हो जाएगी, और ये जो डेड एल्गी है ये सेटल होगी एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। उसके बाद बैक्टीरिया आएंगे एंड वो इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। ये जो बैक्टीरिया हैं ये इस डेड एल्गी को एरोबिकली डिकम्पोज करते हैं। इसका मतलब बैक्टीरिया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं एंड उसके बाद इस डेड एल्गी को डिकम्पोज करते हैं। जितना ज्यादा किसी वाटर बॉडी में एल्गी होगा उतना ज्यादा बायोमास ऑफ डेड एल्गी जमा होगा एट द बॉटम, उतना ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूटिलाइज करेंगे इस बायोमास को डिकम्पोज करने के लिए। इसका मतलब जो बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या बाकी एक्वेटिक लाइफ जो है उनके लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डेड एल्गी है एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी एंड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं इस डेड एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए। जो बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या जो बाकी एक्वेटिक लाइफ है इनके लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं बच रहा है। इवेंचुअली ऑल दीज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विल डाई। इसका मतलब जो यूट्रॉफिक लेक्स हैं या यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज हैं दे बिकम डेड जोन्स। दे बिकम डेड जोन्स दैट आर इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। अल्टीमेटली यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मर जाते हैं। इसका मतलब यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज बिकम डेड जोन्स एंड यहां पे फिर कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता है। ठीक है, इसका मतलब यूट्रॉफिकेशन इट इज ए नेगेटिव प्रोसेस, ये एक नेगेटिव चीज है। ठीक है गाइस, अभी मैंने आपको कहा कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसका प्रॉपर नेम है साइनोबैक्टीरिया। अगर आपसे पूछा जाए फ्लोटिंग एल्गी इसका क्या प्रॉपर नेम है? इसका प्रॉपर नेम है डाई एटम्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड ये जो डाई एटम्स होते हैं एंड ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये दोनों हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दैट मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखिए, जस्ट ए सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये इन्वर्टेड होता है किस केस में? ये इन्वर्टेड होता है इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये इन्वर्टेड होता है इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर उनको हम कहते हैं प्लैंक्टोन्स। ठीक है, एंड दीज प्लैंक्टोन्स आर अनेबल टू मूव ऑन देयर ओन।
उसके बाद आते हैं नेक्टॉन्स, दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट मूव फ्रीली। उसके बाद आते हैं बेंथोज, बेंथोज दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म्स दैट ड्वेल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। एक दो इंपॉर्टेंट फूड चेन्स भी आप याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए आपसे। डायटम्स, क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स। डायटम्स मतलब फ्लोटिंग एल्गी, इनको कंज्यूम कौन करता है? क्रस्टेशियंस। इसमें आते हैं क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इन क्रस्टेशियन उसको कंज्यूम कौन करता है? हेरिंग्स यानी कि फिश। ठीक है, एक और फूड चेन जो आपको याद रखनी है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इनको कौन कंज्यूम करता है? जूप्लैंक्टॉन्स। एंड इनको कौन कंज्यूम करता है? फिश। ये दो इंपॉर्टेंट फूड चेन्स भी आप याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है किस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस बराबर हैं किसके? लीनियर मोमेंटम के। लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। यह किसके बराबर होता है? m इंटू वी। प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे आपने सुना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या कहता है? ये कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? यह कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है यह किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं m से, फॉर्मूला क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी हाफ ऑफ 2m, ऊपर आएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। इसका मतलब यह आएगा यहां पे mv होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अभी मैंने आपको बोला था p इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मैस इंटू वेलोसिटी। यहां पे है ना फिर m इंटू वी, इसके बदले में लिख सकता हूं p, दैट मीन्स p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। यानी कि काइनेटिक एनर्जी की दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। एक तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, एक आपको यह भी याद रखना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, अब हम देखते हैं इस लीनियर मोमेंटम की डायमेंशनल फॉर्मूला। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है? P इज इक्वल टू m इंटू वी, मैस यानी कि m1, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी कि L1 t पावर -1। दैट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम इज m1 L1 t पावर -1। यहां पे हमारे पास पहली फिजिकल क्वांटिटी है इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है फोर्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। इंपल्स की फॉर्मूला होती है F इंटू टी। यहां पे निकालिए इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स इसका मतलब होता है मैस इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m1। एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1 t पावर -2, और टाइम यानी कि t पावर 1। ये क्या आएगा? m1 L1 t पावर -1। यहां पे भी है m1 L1 t पावर -1 एंड यहां पे भी है m1 L1 t पावर -1। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स, इन दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशंस सेम है, यानी कि इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंपल्स। जो ये वर्क है इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी? इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब मैस इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m1 L1 t पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब L1। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगी? m1 L2 t पावर -2। यह है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। जो वर्क है इसका एसआई यूनिट है जूल, जो एनर्जी है इसका भी एसआई यूनिट है जूल। इसका मतलब एनर्जी एंड वर्क इन दोनों की सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब बची यहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी, वो है स्ट्रेस।
जो स्ट्रेस है इसकी फॉर्मूला क्या होती है? स्ट्रेस की फॉर्मूला होती है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स ऊपर फोर्स नीचे एरिया। फोर्स मतलब m1 L1 T पावर -2, एरिया मतलब L पावर 2। यहां पे कितना आएगा? ये आएगा m1 L -1 T पावर -2। एक L1 कैंसल, यहां पे बचा नीचे L1, ये ऊपर आएगा, यहां पे आएगा m1 L -1 T पावर -2। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।